नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। एक बड़ी अच्छी खबर है और वो ये है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोट किया है और फिलिस्तीन में इजराइल के सेटलमेंट यानी उनकी सेना, उनके लोगों की उपस्थिति के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आया था उसमें ये वोट किया गया है और 145 लोगों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। कुछ लोग इसमें अनुपस्थित रहे, एब्स्टेन किया उन्होंने, यानी ना इधर बोले ना उधर बोले, और 4-5 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, यानी इजराइल के साथ वोट किया। इस प्रस्ताव का मतलब क्या है और इस प्रस्ताव के मायने क्या है, इस प्रस्ताव के आने के बाद क्या होगा और इस प्रस्ताव को क्यों लाया गया, ये समझना जरूरी है। और इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आज तक 100 साल से ज्यादा हो गया क्यों इजराइल सिविलियंस पे अटैक करता है, अस्पतालों पे अटैक करता है, मीडिया पे बम गिराता है और लगातार अब भी क्यों कर रहा है, और ऐसा करने के पीछे उसकी रणनीति क्या है। और पूरी दुनिया की ताकतें उसको रोकना कुछ चाहती हैं और कुछ रोकने का नाटक करती हैं, लेकिन ये हो जाने देती हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं एक सबसे बड़ी साजिश जो अरबों के खिलाफ होती चली आ रही है, उसका आपको आज स्पष्टीकरण मिलेगा। मैं अभी आया। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आपके सामने मैं एक तस्वीर लगा रहा हूं। इस तस्वीर में कुछ लोग चाबी लेकर खड़े हुए हैं और ये लोग हर साल ऐसे ही चाबी लेकर घर से निकल जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। ये सब फिलिस्तीनी लोग हैं और ये प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि इनको इस चाबी के घर की जरूरत है और लोगों ने अपनी ये पुरानी चाबियां संभाल कर रखी हुई हैं। ये चाबी लेकर सड़कों पर क्यों आते हैं, इसको समझने के लिए आपको इजराइल के अत्याचार, जुल्म और सितम का इतिहास समझना पड़ेगा, नकबा का इतिहास समझना पड़ेगा। नकबा क्या है जिसके कारण आज फिलिस्तीनी दरबदर हैं, इसके पीछे पश्चिम की साजिश क्या है। दरअसल जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया में एक साजिश जन्म ले रही थी और ये साजिश थी इस इजराइल के इलाके की, जिसको आप कहते हैं फिलिस्तीन के इलाके की, इस देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश। डेमोग्राफी बदलने की साजिश का मतलब ये था कि जो लोग दूर दराज में यहां वहां बसे हुए थे उन लोगों को यहां लाकर बसाना और यहां सदियों से रह रहे लोगों को खदेड़कर बाहर निकालना। और इस काम में ब्रिटेन, पश्चिम सब लोग लगे हुए थे और वो चाहते थे कि ये छोटा सा जो हिस्सा है इसको खाली करा के यहां से सारे लोगों को बाहर भेज दिया जाए। बात शुरू होती है कि सबसे पहले एलिएजर बेन यहूदा 1878 में वो रूस में पैदा हुए थे और उन्होंने दुनिया में सबसे पहले जियोनिज्म की शुरुआत की। जियोनिज्म यानी एक तरह का यहूदीवाद समझ लीजिए, जैसे हिंदूवाद। और उन्होंने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया, एक विचार खड़ा किया कि सारे जो यहूदी हैं उनका घर यरूशलेम में होना चाहिए। अगर हिटलर जीत जाता तो शायद यहाँ उनका घर नहीं होता, कहीं और होता, लेकिन यरूशलेम में होना चाहिए। और यरूशलेम में घर होने के लिए जरूरी है कि लोगों को यरूशलेम भेजा जाए। 1881 से 1903 के बीच में ऐसा माना जाता है इसके पीछे ब्रिटिश साजिश थी और एलिएजर बेन यहूदा को उन्होंने ही तैयार किया था। इसमें रूस का भी हाथ था और ये सब लोग मिलके इस इलाके में, जो अरब इलाका है, इसमें यहूदियों को बसा देना चाहते थे। इसके पीछे उनके जो मकसद से वो अब नतीजे के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो एक अलिया हुआ था, मैंने आपको बताया था अलिया क्या हुआ था। 1881 से 1903 के बीच में दुनिया भर में यहूदियों को कहा गया कि अपने वतन चलो, अपने देश चलो, और वो लोग फिलिस्तीन के लिए उनका पलायन शुरू हुआ। सब लोग काम धंधा छोड़कर, घर बार उठाकर
एक आंदोलन था, एक मोटिवेशन था, सब कुछ छोड़कर कूच कर रहे थे इस ज़मीन की तरफ जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन थी, जिसको बाद में इज़राइल घोषित किया गया, उस पर भी विवाद है। 1904 से 1914 के बीच में 40,000 यहूदी फ़िलिस्तीन की तरफ पलायन करके गए। तेल अबीब की उस वक़्त डिस्कवरी की गई और वहाँ पर एक इनका एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किया गया। 1917 में ब्रिटेन ने बेल्फर डिक्लेरेशन लेकर आए, बेल्फर घोषणा, जिसके तहत उन्होंने जो यहूदी थे, अब आप सोचिए 14 तक पहले सारी दुनिया से यहूदियों को उस ज़मीन पे भेजा गया। 1917 में कहा गया, ब्रिटेन सरकार ने एक बाकायदा एक घोषणा की जिसको बेल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं और उसमें यह बताया गया कि ये फिलिस्तीन ही यहूदियों का घर है। 1922 में लीग ऑफ नेशन, जैसे संयुक्त राष्ट्र, ये पहले इसके पिताजी समझ लीजिए या इसका पहले का रूप समझ लीजिए, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। उसने ये मैंडेट किया कि ब्रिटिश ही फिलिस्तीन के इलाके पे राज करेंगे। 1936 से 1939 के बीच में अरब देशों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया कि भाई हमारे इलाके में आप कहाँ से इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेट करा के यहूदियों को इस जगह ला रहे हैं। 39 में वाइट पेपर आया ब्रिटिश सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा कि भैया अब और यहाँ पे हम पलायन नहीं करने देंगे, और इस जमीन पे राज करते थे ब्रिटिश। उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक आमना सामना हुआ और ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ यहूदियों ने विद्रोह किया और यहाँ तक नौबत आई कि 2 सैनिकों को किडनैप कर लिया। एक होटल था जहाँ से ब्रिटेन पूरा कारोबार चलाता था, उसको यहूदियों ने तोड़ दिया और वहाँ से उसमें आग लगा दी गई थी। उनको जान बचा के भागना पड़ा और 2 सैनिक ब्रिटेन के उन्होंने कैप्चर कर लिए थे, जिनको बाद में फांसी पर चढ़ा दिया। ब्रिटेन को लगा ये बड़ा सरदर्द हो गया यार हमारे लिए, हमको दे दिया लीग ऑफ नेशन ने, हमको संभालना पड़ रहा है। खैर उसके बाद 1939 उसके ठीक बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और फिर 60 लाख के करीब यहूदी मार दिए गए और वो मारने वालों में हिटलर का आप जानते हैं किस तरह से योगदान रहा और उससे एक बड़े स्तर पे पलायन फिर शुरू हुआ। फिर बहुत सारे यहूदी यहाँ पर पहुंचे। तो मसला ये है कि किस तरह से अलग अलग जगहों से दुनिया से, चाहे उनको प्यार से, चाहे मोटिवेट करके, चाहे सता के, सिर्फ एक तरफ डायरेक्ट किया जा रहा था, चाहे हंटर मार के या उनको गाजर दिखा के कि तुम जाओ और फिलिस्तीन में रहो, जाओ और फिलिस्तीन में रहो, जाओ और फिलिस्तीन में रहो। इस तरह से करते करते 1947 आ गया। 1947 में एक पार्टीशन प्लान बना और उस पार्टीशन प्लान में काफ़ी संख्या में जब यहूदी यहाँ आ चुके थे तो एक बड़ा हिस्सा फिलिस्तीन का, जहाँ पे एक यहूदी भी नहीं रहता था, वो हिस्सा भी, भाई फिलिस्तीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे कुछ, तेल अबीब का जो इलाका है वहाँ तो कुछ एस्टेब्लिशमेंट थे, नीचे की तरफ कुछ नहीं था। लेकिन अचानक एक प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में एक बड़ा हिस्सा फिलिस्तीन को दे दिया गया। 1948 में हुआ नकबा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही आज़ाद घोषित किया गया, आज़ाद क्या घोषित किया गया, ये ऐलान किया गया कि भाई ये इलाका फिलिस्तीन का जो है इसमें अरब रहेंगे और इस इलाके में यहूदी रहेंगे। ऑपरेशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया और इसका जो अगला हिस्सा था वो ये था कि सेनाओं के जरिए, सशस्त्र ताकत के जरिए बड़ी संख्या में चुन चुन कर फिलिस्तीनियों के घरों को निशाना बनाया गया, उनकी हत्याएं की गई, उनको डराया गया और मकसद सिर्फ एक था कि वो अपने घर, अपने इलाके छोड़कर चले जाएं। ये लोग चाबियां लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो उस महाविनाश, जिसको अरबी में वो नकवा कहते हैं, उसका शिकार हुए और वो अपना घर छोड़कर चले गए। 7 लाख के करीब जो फिलिस्तीनी हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड में भी ये इनका एक रिकॉर्ड में एक जिक्र है। और अब आप देखते होंगे कि लगातार शरणार्थी कैंपों पर भी इजराइल हमले करता। उसकी वजह यह है कि शरणार्थी कैंपों में यही लोग रहते हैं जिनके घर, जमीनें, सब कुछ छीन लिया गया था, इजराइलियों ने छीना। और उसके बाद से इजरायली हर बार
एक कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, हमले करते हैं और जो अरब आबादी है उसको डराने की कोशिश करते हैं और डराने के बाद में उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब आप ताज़ा संघर्ष अगर देखें, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमास का चरित्र संदिग्ध नजर आता है, क्योंकि हमास को खड़ा भी इजराइल ने किया और हमास ने एक हमला देकर इजराइल को एक बहाना दिया कि वो गाज़ा पट्टी में तबाही मचा सके। और गाज़ा पट्टी में इजराइल ने सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर वहां रहने वाले अरबों से कहा कि गाज़ा पट्टी का उत्तरी हिस्सा यानी ऊपर का आधा गाज़ा पट्टी इलाका खाली करिए और खाली करके जाइए कहां? दक्षिण हिस्से में। यानी फिर से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश। डेमोग्राफी बदलने का मतलब होता है कि किसी इलाके की क्या मनुष्यों के हिसाब से क्या स्थिति है, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई। उसी तरह से अरबों को हटाओ, इजरायलियों को बसाओ। तो इस इलाके को भी इजरायलियों के बहुमत वाला इलाका बनाने की कोशिश हुई है और ये कोशिश आज की कोशिश नहीं है, पुरानी कोशिश चल रही है। और हमास ने, मुझे ऐसा लगता है कि इस कोशिश में मदद की इजराइल की और इजराइल ने हमास को 2006 से वहां का राजा बना के रखा हुआ गाजा पट्टी का। वेस्ट बैंक में जो या फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा और यासर अराफात वाली जो सरकार है, वो सरकार लगातार कह रही है कि भैया ये तो पूरा एक तरह से देखा था तो इजराइल के दो हिस्से कर दिए ना, साजिशन। एक हिस्सा बना दिया गाजा पट्टी, दूसरे को वेस्ट बैंक बना दिया। वेस्ट बैंक में सरकार चल रही है किसी और की और गाजा पट्टी में हमास को बिठा दिया। उसके बाद चुनाव भी बंद हो गए और अब हमास के दमन के नाम पर हमास वाले तो नहीं मारे जा रहे हैं, आम इजरायलियों में टेरर पैदा किया जा रहा है। उनके अलग अलग तरह के उनके ठिकाने, चाहे उनके अस्पताल हों, स्कूल हों, संयुक्त राष्ट्र के स्कूल हों, पत्रकार लोग रिपोर्टिंग कर रहे हों, संयुक्त राष्ट्र के कार्यकर्ता, अभी तक के इतिहास में इससे ज्यादा कभी नहीं मरे। हर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा है। इतना कत्लेआम मचा दो कि लोग डर के भाग जाएं और इलाकों की डेमोग्राफी बदलती चली जाए। और ये लगातार होता चला रहा है। 7 लाख गए 48 में, उसके बाद में 67 में जो 6 दिन का युद्ध हुआ था, 6 डे वॉर जिसको कहते हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में इन इलाकों पे कब्जा किया गया और वहां पर खुली जेल बनाना, कुछ इलाकों को घेर देना, इस तरह के काम किए गए कि आबादी में खौफ आ जाए। दुनिया भर में इस इलाके के लोग जो आसपास के देशों में जाकर बसे हुए हैं, कुछ रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने इलाकों की डेमोग्राफी बदली। कब से बदलता आ रहा है? वो बदलता आ रहा है 20वीं शताब्दी की शुरुआत से, जैसा मैंने आपको बताया। जब सबसे पहला आलिया शुरू हुआ 1908 से। यानी इस इलाके को ये पश्चिमी ताकतें जो हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ये इस पूरे इलाके को के लोग बदल रहे हैं, यहाँ की आबादी को बदल रहे हैं। जो पहले लोग थे उनको बाहर करो, नए लोगों को बसाओ, हमारे लोगों को बसाओ। और ये लोग इसीलिए चाबी लेकर प्रदर्शन करते हैं कि भैया हमें अपने घर जाना है, वो हमारा घर है। उनके अधिकार को संयुक्त राष्ट्र भी मानता है, लेकिन गुंडे नहीं मानते। अगर आपके मोहल्ले में गुंडे पुलिस से डरते हो, पुलिस गुंडों से डरती हो, तो आप क्या कर सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र की जब सुनेगा अमेरिका, ब्रिटेन सुनेगा, तब तो संयुक्त राष्ट्र की कुछ चलेगी। और इसके बाद से भी ये लगातार चला आ रहा है। 82 में जब लेबनान वाला युद्ध हुआ, उसके बाद भी उस युद्ध की आड़ में भी बड़ी संख्या में कत्लेआम मचाया गया और फिर से लंबा एक सिलसिला शुरू हुआ फिलिस्तीनियों का वहां से निकालने का। फिर से डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसमें लेबनीज लोग भी और फिलिस्तीन के लोग भी जो है वहां से हटा दिए गए। बड़ी संख्या में एक मैसेकर हुआ, नरसंहार हुआ, जिसको कहते हैं साबरा और शाइतला का नरसंहार। और बैरूत के रिफ्यूजी कैंप में ये हुआ और उसके बाद भी लोगों ने पलायन किया। यानी कुल मिला के आप अगर देखें तो ये सिलसिला चला आ रहा है। 1990 में ओस्लो जो अकॉर्ड हुआ, समझौता हुआ, तो उसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी बना दी गई, जो आपका महमूद अब्बास जिसके चेयरमैन है, जो वेस्ट बैंक देखती है। और उसके बनाने के बावजूद जो रिफ्यूजीज हैं उनको वापस अपने घर जाने का मौका नहीं मिला। और इसके बाद इंतिफादा शुरू हुआ 2000 से 2005 तक, और उसमें
एक इंतिफदा का मतलब होता है कि फिलिस्तीनियों का फिर से उठ खड़ा होना, और उसमें फिर से इसको बहाना बनाकर हिंसा हुई और फिर बड़ी आबादी फिलिस्तीनियों की निकाल दी गई। यानी इजराइल क्या करता है कि छोटे छोटे बहाने अगर नहीं होते तो पैदा करता है। अलग सा मस्जिद में घुस गए जूते पहन के, बवाल मचा दिया, गोलियां चला दी, फिर विरोध में लोग खड़े हुए, फिर कुछ इलाका कब्जा कर लिया और फिर कुछ आबादी बदल दी। ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। 2008-9 में चला, 12 में चला, तो 14 में चला। जब जब गाजा से या कहीं से भी कोई आवाज उठती है, ये लोगों को हटाते जाते हैं। धीरे धीरे करके पूरी आबादी बदल दी गई है। संयुक्त राष्ट्र आज भी 60 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मान्यता देता है। ये वो लोग हैं जो जनगणना में जिनका जिक्र है, और जनगणना होने के बाद जो नया घटनाक्रम पैदा हुआ और जो हिस्सा जनगणना में नहीं आया, मान लीजिए 1901 की जनगणना हुई, तो अगली तो 1911 में होगी ना, 10 साल बाद। इस बीच के पूरे आंकड़े गायब हैं, और ये सब लोग अब जो 60 लाख लोग हैं वो जॉर्डन में, गजा में, वेस्ट बैंक में, सीरिया में, लेबनान में और ईस्ट यरूशलेम में रहते हैं, और ये उन्हीं के ऊपर बमबारी करते हैं, और किसी भी हालत में इनको वापस आने की इजाजत नहीं है। जब जब इन्होंने वापस आने की कोशिश की, इनको गोलियों से भून दिया गया, इतिहास में, रिकॉर्ड में। अब जो नई चाल है उसको आप समझिए। गाजा पट्टी में वो फिर अपने एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहता है इजराइल, जिसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव लेकर आया है। यानी वहां पे एस्टेब्लिशमेंट बनाएगा, वहां अपनी सेना तैनात करेगा, फिर उस सेना के जरिए फिर नए सिरे से युद्ध करेगा, और ये हिस्सा भी हड़प जाएगा। ये गाजा पट्टी का हिस्सा भी कभी इजिप्ट का हिस्सा होता था, वहां से छीना गया है, और यहां जो अरब है उनको निकाला जा रहा है। मतलब एक हिस्सा किसी और देश का आपने छीना युद्ध जीतकर 67 के युद्ध में, और उसके बाद में उस हिस्से को अब खाली कर करके कब्जा करेंगे, और वहां के लोगों पे इतना जुल्म सितम करेंगे कि वो भाग के इजिप्ट जाए, वहां शरणार्थी बन जाए। तो ये पूरी जो कहानी है ये बताती है कि क्यों इतना ज्यादा इजराइल बेरहम हो रहा है। सिर्फ उस इलाके को एक अपने यहूदी जियोनिज्म वाली, यहूदी लोग, यहूदी धर्म ये नहीं कहता है, जो यहूदीवाद है, यहूदित्व जो है वहां का, वो चाहता है कि इस इलाके को पूरा खाली करके और वहां पर एक ऐसा हिस्सा बनाया जाए जिसमें कम से कम 80-85% तो यहूदी आबादी हो। और उसके लिए वो बच्चों को मार रहा है, मीडिया को मार रहा है, यूएन की फोर्सेस को मार रहा है, अस्पतालों को टैंकों से घेर ले रहा है, अस्पतालों को आगे बम गिरा रहा है, और ऊपर से पश्चिमी मीडिया, अमेरिका उसके साथ मिले हुए हैं। वो इस तरह की खबरें देते रहते हैं कि वहां पे जो है वो शेल्टर ले रहा है उसकी, अस्पतालों की, हमास, इसलिए उड़ाना पड़ रहा है। लेकिन जो भी है बहुत दुखदाई है, और इसको रोकने वाला दुनिया में क्यों नहीं है? क्योंकि गुंडे किसी और के साथ है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही, और इसीलिए इसके खिलाफ एक जागरूकता की आवश्यकता भी। हाल की जागरूकता का नतीजा ये है कि हमारे देश की जो बीजेपी है, जो इजराइल के साथ में खड़े होकर इस जुल्म सितम में शामिल हो रही थी, अब उसका रुख बदल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने उसने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। जन जागरण करते रहिए, अलग जगाते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।